हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है और उसमें जो टॉपिक है हमारा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। आप लोग अच्छे से जानते हो जब किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसके वेपर प्रेशर की कमी में आने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये चीजें आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें पढ़ी होगी। अब इसमें यही बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट है हमारे सामने, दो स्टेटमेंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है NaCl जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल होता है को हम ऐड करते हैं आइस के अंदर। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट इन आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। अब जब हम NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो उस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और भी कम होगा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। तो जब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है तो 0 डिग्री इसके लिए हाई टेम्परेचर होगा। अब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए अपना फ्रीजिंग पॉइंट को वापस अचीव करता है ना। लेट सपोज ये -2 डिग्री पे जाकर क्या होता है, अपने फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है। तो उससे पहले जब हमारे पास में अगर मान लीजिए नॉर्मल आइस बॉक्स था, ठीक है, तो उसमें अगर नॉर्मल पानी है तो उस केस में उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट NaCl ऐड करने की वजह से क्योंकि ये 0 डिग्री से नीचे जा नहीं रहा था तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है, तो ये सॉल्वेंट अपना टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम कर लेता है यानी कि और भी हीट रिलीज कर सकता है। आप समझे इस बात को कि इसका एनवायरमेंट यहाँ पर पहले 0 डिग्री था, ये चाहता है कि मैं और हीट निकाल दूं बट सपोर्ट नहीं कर रहा है H2O का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो उस हीट को निकालने ही नहीं दे रहा है। बट जब उसका पहले से अगर देखा जाए तो उसका पहले से हमने NaCl डालकर इसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज कर दिया है, -2 डिग्री कर दिया है, तो अभी 0 डिग्री से 2 डिग्री आने में इसको दिक्कत नहीं होगी और अब इसका एनवायरमेंट जो होगा वो -2 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों में ज्यादा ठंडा कौन सा है, ये ज्यादा कोल्ड है हमारा, ये ज्यादा ठंडा है। तो ये अच्छे से प्रिवेंट करेगा आइस को, मतलब सॉरी अच्छे से प्रिवेंट करेगा हमारे आइसक्रीम को। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार कि आइसक्रीम बॉक्स जो होते हैं, जो आइसक्रीम लेके जो लारी वाले घूमते हैं, है ना, जो उनके बॉक्स के अंदर वो प्रिपेयर करके रखते हैं पहले से ऐसी आइस जो कि ज्यादा देर तक स्टेबल रहे। उसके लिए वो क्या करते हैं कि आइस के टुकड़े करके उसके अंदर NaCl मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था हमारे घर के पास में एक आइसक्रीम वाला था, तो वो हमेशा ये काम करता था, मतलब हमारे मौसी के घर के पास में था। तो उसे मैं जब छोटा था तो मैं हर रोज मॉर्निंग में देखता था, उसकी एक मेहनत ये लगी रहती थी कि वो आइसक्रीम जो आइस है उसको तोड़ता था, है ना, देन उसके अंदर NaCl डालता था, फिर उसकी जो जमी हुई जो उसने आइसक्रीम बनाई वो लाके उसमें रख देता था, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये एप्लीकेशन भी है इसका, ठीक है। और इसका कारण जो मेन है वो हमारा कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस 0 डिग्री सेल्सियस देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि हमने अच्छे से समझ लिया तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां से लिया है और टॉपिक जो है हमारा वो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वहां से पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि O2 गैस इनमें से किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलती है। तो पहले आप लोग एक कंसेप्ट ध्यान रखो कि O2 गैस जो मिलती है हमें वो हमें एनोड पर मिलती है और एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। गैल्वेनिक सेल में ये जाके नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रो होता है, ठीक है। और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है हमारा वाटर का, और वाटर के ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर बनता है 4H+ आयन, O2 गैस, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका E नोट OP जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा हमारा
1.23 माइनस का 1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बात समझ। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब अगर यहाँ बात करें हम, पहला स्टेटमेंट रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 और इलेक्ट्रोड क्या ले रखा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारे पास में हालांकि दो तरह के होते हैं, अटैकिंग एंड नॉन अटैकिंग। ठीक है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड वो होंगे हमारे पास में जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन अटैकिंग हमारे वो होंगे जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसमें प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट आता है हमारे पास में। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड आते हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है, प्लस इसके अंदर क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोड कैसा है, Ag इलेक्ट्रोड है। तो अगर हम AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है तो ये हमें क्या क्या दे सकता है। तो AgNO3 जो होता है हमारे पास में, ये हमें बना के दे सकता है, एक यहां पर बनेगा Ag प्लस आयन, NO3 माइनस आयन एंड H2O ये होगा। और क्योंकि Ag इलेक्ट्रोड है तो वो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो Ag का हमारा Ag प्लस बन सकता है और Ag प्लस का हमारा क्या बन सकता है, Ag बन सकता है। ये हमारी इसकी कुछ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। H2O का आपने ये तो देख लिया यहाँ पे कि H2O का यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन होने पर रिएक्शन ये होगी। मैं साथ ही साथ H2O की जो अगर रिडक्शन होता है तो उसके लिए क्या होती है रिएक्शन वो भी बताता हूँ मैं, कि अगर हम H2O को कैथोड पर ले लें जहां पर उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वहां पर जाके क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखें तो उसका होता है हमारे पास में 2H2O प्लस ये हमारा लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर हमारा एक तो H2 गैस होगी वो यहाँ पे एज इट इज निकल जाएगी बाहर। ठीक है, अब H2 हमारा H और OH से मिलकर बनता है, तो कैसे समझ लो 2 H2 है वो ऐसे से निकल गई और 2 OH ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बना दिया हमारा 2 OH माइनस बनाया है। ठीक है, और इसका जो E0 RP जो होगा वो हमारा होता है माइनस का 0.83 वोल्ट होता है। ठीक है, माइनस का E0 रिडक्शन पोटेंशियल है ना, आरपी होता है हमारा कितना होता है, माइनस का 0.83 वोल्ट होता है। ठीक है, हाँ तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो इसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहली बात अगर हम एनोड पे बात करें, एनोड पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कौन कौन हमारा ऑक्सीडाइज हो सकता है। सबसे पहला ऑक्सीडेशन हम बात करेंगे कि क्या NO3 माइनस ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड तो हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, तो इसका कोई भी ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। कारण क्या है, नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 में होता है, क्योंकि इसके पास में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो NO3 माइनस को तो आप छोड़ ही दो। दूसरा अगला देखेंगे कि H2O का हम देखेंगे, H2O का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, O2 बनता है, हमने देखा ही था। ठीक है, और इसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा हमारे पास में वो आ जाता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास में, माइनस का 1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा Ag का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, देखो ये वाला, तो Ag का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका होता है हमारा Ag प्लस बनता है, तो उसका E0 OP जो होता है हमारे पास में वो होता है माइनस का 0.8 होता है ना। ये इसका क्या होता है हमारा माइनस का 0.8, इसका क्या आ जाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हो जाएगा। आगे बात समझ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे देखा जाए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, तो आपको दिख रहा है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो यानी कि इसमें ये रिएक्शन तो हो नहीं रही है, इसका जो वैल्यू है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी इसके अंदर हमारा एनोड पर जो बनेगा वो कौन बनेगा, हमारा Ag से Ag प्लस बनेगा, ना कि O2 बनेगी। ठीक है, आरी बात समझ। सिमिलरली दूसरी तरफ भी जो हमारी रिएक्शन जो होती है, क्योंकि हमें कैथोडिक पार्ट की रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करनी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एनोडिक पार्ट की रिएक्शन को डिस्कस करना है, क्योंकि O2 हमारा वही निकलने वाला है, तो ये तो हमारा बनाने वाला नहीं है, तो हमने ए को तो यहाँ पे हटा दिया। बी वाला चेक करते हैं।
बी वाला क्या बोल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो इससे पहले Ag था तो ये इलेक्ट्रोड यूज हो रहा था, अब बी वाले में हमारे पास में अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आ चुका है, ठीक है, अब इसमें हमारा AgNO3 हमने ऐसा लिया है, प्लस इलेक्ट्रोड कौन सा हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि हमारा इनर्ट होता है, तो उसमें ये रिएक्शन तो हट जाएगी हमारे पास में, है ना। जो Ag से मतलब स्पेशली जो ये वाला पार्ट है, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड जो हमारा Ag प्लस में कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पे हो भी रहा था, वो तो हट जाएगा, इलेक्ट्रोड है ना ये, तो Ag कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोड से आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर, तो बचेगी कौन सी रिएक्शन हमारे पास में, ये वाली। तो बिल्कुल ये वाली रिएक्शन होती है और H2O का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये हमारा H2O के ऑक्सीडेशन से क्या देता है, हमें O2 देता है, जो कि हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है इस वाले के माध्यम से होती है। तो बस ये हमारा यहाँ पर क्या दे सकता है, हमें O2 गैस दे सकता है, तो हम इसके लिए राइट लगा देंगे। ये तो आपको समझ आ गया AgNO3 का। चलिए आगे और कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास में। जैसे कि देखा जाए थर्ड वाला कौन सा बोल रहा हूँ हमारे पास में, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक मिनट देख लेते हैं। अब अगर H2SO4 की डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके अंदर पॉसिबल रिएक्शन कौन कौन सी वो समझ लो, है ना। H2SO4 जो है हमारे पास में वो हमारा देता है H प्लस आयन देता है और SO4 2 माइनस आयन देता है, ठीक है। तो अगर हम एनोड पर बात करें, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर हम एनोड पे बात करें तो एनोड पे हमारे पास में कौन होगा, SO4 2 माइनस जा सकता है, और H2O तो हमारा क्या बनाएगा, O2 बनाता ही है, और उसके लिए E नोट वैल्यू मैं वापस रिएक्शन लिख देता हूँ, 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन E नोट OP माइनस का 1.23 वोल्ट, और यहाँ पर जो SO4 है इसका हमारा बनता है H2O8 2 माइनस परऑक्सी डाई सल्फेट जो होता है हमारा, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन इसमें, और देता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन की वो होती है हमारी माइनस का 2.05 वोल्ट। तो आपको दिख रहा है दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है, माइनस का 1.23 बड़ा है हमारे पास में, तो यहाँ पे भी हमारा O2 गैस निकलेगी, ठीक है। हमने ये बताया था ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, है ना। अब हाई कंसंट्रेशन के टाइम में क्या होता है, ये सल्फेट जो है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, और सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोड के आसपास में ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस टाइम में ये वाली वैल्यू को नहीं देखा जाता है, और सल्फेट हमारे यहाँ पे H2O4 2 माइनस में बन जाता है। जब लो कंसंट्रेशन होती है तो लो कंसंट्रेशन में इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो इलेक्ट्रोड पे इतने नहीं जाते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में SO4 ज्यादा हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, और फिर भी उनके पास में यहाँ पर वैल्यू, फिर भी इनके पास में क्या होती है, भले ही वैल्यू इनकी कम पाई जाती है लेकिन फिर भी इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये हमारे CuSO4 के कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए भी सेम अप्लाई होता है हमारा, ठीक है। आगे बस हमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड इन्होंने दोनों ही केस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखे, तो यहाँ पे हमारा H2O8 2 माइनस बनता है, तो यानी कि फोर्थ वाले में हमारे पास में ये वाला हमारा नहीं होगा, A और D वाला नहीं होगा, B एंड C वाला होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट भी इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे भी रेडॉक्स एंड मोल कंसेप्ट अगर उनको दोनों को एक साथ में पढ़े तो वैसे भी हमारा वो मोल कंसेप्ट की तरह ही चैप्टर बनता है। मोल कंसेप्ट एक हाफ पार्ट हो जाएगा, जब उसको कंप्लीट होता है उसके अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड करते हैं तो वो पूरा एक कंप्लीट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, रिएक्शन दे रखी है ना, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमारा I माइनस रिएक्ट कर रहा है हमारा IO3 माइनस के साथ में इन एसिडिक मीडियम I2 और 3H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। रिएक्शन यही है ना, यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए, हाँ नहीं यहाँ तो बैलेंस हो रहा है ये, तो ये हमारे सामने रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमें I माइनस की यानी कि KI
जिसको हम I माइनस से पहचानेंगे कि कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m कंसंट्रेशन दे रखी है हमारे पास में, ठीक है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3, तो इनकी क्वांटिटी हमारे एक्सेस में, ठीक है। हमें इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है वो हमें पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि 200 ml KI सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा हमारा कितना 0.04004 मोल ऑफ KiO3 से। तो देखो आपको इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, रिएक्शन ये बोल रही है कि हमारा 5 मोल KI रिएक्ट विद कितने KiO3 के साथ में, KiO3 यानी क्या होगा हमारा IO3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितने के साथ में रिएक्शन कर रहा है हमारा 1 मोल के साथ में, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे इसका अगर 1 मोल ले लें KI का, तो इसके लिए KiO3 की वैल्यू कितनी चाहिए हमें 1/5 मोल चाहिएगा, ठीक है। इन्होंने दे रखा 200 मोल, तो 200 मोल तो ये हो गए और 0.1 मोल ये हो गया, तो हम बनाएंगे 200 इंटू 0.1 यानी कितना हो गया हमारे पास में, ये होगा 20 मिलीमोल, ये आएगा हमारा 20 मिलीमोल आ जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो 20 मिलीमोल के लिए 20 मिलीमोल KI के लिए KiO3 की जरूरत कितनी होगी हमारे पास में 20/5 मिली मोल, यानी कि 4 मिली मोल। और अगर 4 मिली मोल है तो उसे मोल में कन्वर्ट करना है, तो 4 मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मोल से किया जाता है मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा हमारे पास में कितना होगा 0.004 क्या आएगा हमारा मोल आएगा। क्या इतना ही वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, देखे जरा, ठीक है। तो हाँ यही दे रखा है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें देखना है कौन सा H2SO4 के बारे में देखना है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम अगली कैलकुलेशन। अगली कैलकुलेशन क्या बोल रही है हमारे पास में, ये हम ध्यान रखेंगे हमारे पास में ये कितना आ रहा 20 मिली मोल है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये कितना, हाँ ठीक है लिखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं 200 ml हमारे पास में क्या होगा KI होगा, तो वो हमारा रिएक्ट करेगा, रिएक्ट होगा यहाँ पे, है ना, रिएक्ट विद 0.006 मोल ऑफ H2SO4। आइए चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं। तो अगर हम देखें इस वाले में कि हमारे पास में 5 मोल हमारे पास में गई है, तो H+ आयन कितना चाहिए हमारे पास में 6 H+ आयन मोल चाहिए। तो H2SO4 कितने होंगे, देखो 6 H+, यानी कि क्या होगा हमारा 3 H2SO4, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं अपन। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं बोलूं कि 5 मोल KI, I माइनस यानी क्या हुआ हमारा KI रिएक्ट विद H2SO4 जो कि हमारा क्या है एसिड है, के साथ में कितने साथ रिएक्शन करता है 3 मोल। 3 मोल क्यों 6 H+ का 6 का नहीं क्या हुआ 3 मोल हमारा H2SO4 हो गया। तो अब वही हो गया हमारा 1 मोल अगर लेंगे KI का, तो H2SO4 की जरूरत कितनी होगी हमें 3/5 मोल की जरूरत होगी। और हमारे पास में मिलीमोल कितना है 20 मिलीमोल है KI के, तो उस वजह से हमें H2SO4 कितना चाहिएगा 3 × 5 20, यानी कितना होगा हमारे पास में 4 हो गया, यानी हुआ 12 मिली मोल। और 12 मिली मोल यानी कितना हुआ हमारा 12 × 10⁻³ मोल। कन्वर्ट करें तो हमारे पास में होगा 0.00012 मोल आएगा। कितना चाहिए हमें 0.012 मोल चाहिए, और इन्होंने कितना दिया हुआ हमें 0.06 दे रखा, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर बात कर रहा है कि 0.6 लीटर ऑफ KI सॉल्यूशन प्रोड्यूस कितना करेगा हमारे पास में I2 इतनी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन्होंने इसको 200 ml की जगह क्या कर दिया है 500 ml कर दिया, ये तो किया है, ठीक है। तो ठीक है कर सकते हैं, हमारे सामने क्या I2 दे रखा ना, I2 का हम पूछ चुका है, ठीक है। तो I2 भी हमारे पास में 3 ही बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हमने ये ले रखा है तो ये कितना बन रहा है 3 का ही बन रहा है।
और H2SO4 का भी हमारे क्या था, 3 ही था। दिख रहा है आपको, ये भी कितना था, 3 का 5 का रेशियो चल रहा था। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 20, नहीं इस बार 20 नहीं होगा, इस बार क्योंकि हमने 5.5 लीटर किया है तो हम 0.1 इंटू 500 ml कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 50 मिलीमोल, ऐसा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 50 मिलीमोल KI प्रोड्यूस करेगा हमारा I2, कितना प्रोड्यूस करेगा हमारा, 3/5 इंटू 50, या 50 में क्या आएगा हमारा मिलीमोल, यानी हो जाएगा हमारे पास में कितना होगा, ये हो गया 10, यानी कि 30 मिलीमोल, ठीक है। और 30 मिलीमोल जो होगा उसका मतलब होगा 0.030 मोल। इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है हमारे पास में 0.005 मोल I2 बोला हुआ है, नहीं इसका आंसर क्या है, 0.030 मोल होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें किसका, KiO3 का निकालना है। तो इसके लिए हमें इसकी एक बार रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और इसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ये होगी, है ना। उसको बैलेंस करते हैं अपन। तो 5I माइनस NI2, ठीक है। तो अगर हम I2 बोल रहे हैं नॉर्मली, है ना, I2 है तो उसको बनाएंगे 2I माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये हो गया हमारे पास में। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या बन रहा है, IO3 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम IO3 माइनस को देखें तो वो भी हमारा I2 बना रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 3 है, तो हम बनाएंगे 3H2 बनाएंगे, तो 6 हमारे पास में क्या आएगा, H प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखें हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे कितना ऐड करना है, तो ये हमारा पास में 6-1 यानी कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, यही होगा हमारे पास में। अब आप लोग करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। ये 5 से होगा, ये हमारा 2 से होगा, ठीक है। और क्या बना के दे रहा हमारे पास में, ये बना के दे रहा हमें कितना, 10I माइनस से I2 प्लस हमारे पास में क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में देखें, इसको देखा जाए यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन 12H प्लस, ठीक है। अच्छा, उन दोनों को साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं थे, उनको बराबर करके ही हमें उनको साथ में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में 2 IO3 माइनस एंड 2 I2 एंड क्या आएगा हमारा 6H2 होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट निकालने का सही तरीका कौन सा वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना आएगा हमारा 12H प्लस, ठीक है, प्लस होगा हमारा 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस एंड टोटल I2 कितना हो गया हमारे पास में 3I2 होगा एंड 6H2, ये हमने लिख दिया। हमें किसका पूछा गया था, KiO3 का पूछा गया था, ठीक है। अगर हम KiO3 का देखें, है ना, जो कि हमारा IO3 माइनस है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 मोल KiO3 माइनस के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास में, तो वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे 10 थे। तो अगर हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर इसको 1 मोल कर दें, 1 मोल KiO3 माइनस करें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हमारे 5 चाहिए। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे हुआ कि इसका मोलर मास अपॉन में क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट वेट, कब, जब अगर इसको 1 मोल बनाओगे तब हमारा ये उसका कहलाएगा। तो 1 मोल के लिए बोलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, क्या इधर देखें इसको, क्या इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये भी तरीका है क्या, वो तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अगर आप देखो कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है हमारे पास में प्लस का 5 आ रहा है, और यहाँ पे इसके पास में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर इसके पास में 0 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है प्लस का 5 आ रहा है, तो इसमें चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हो रहा है 5 का हो रहा है, और ये ऑलरेडी 1 तो है ही हमारे पास में। तो 1 के लिए चेंज कितना आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है, तो ये भी इसका डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया
ताकि कोई दूसरी रिएक्शन हो तो उसमें आप कंसेप्ट वाइज उलझो नहीं। ध्यान रखना, जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ये एन फैक्टर जो फाइंड करना होता है, एन फैक्टर क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, लिख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय सब्सटेंस बाय 1 मोल सब्सटेंस, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करता है। ठीक है, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी हमारा सही लग रहा है, तो यानी ए एंड डी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन जो हमारा वो क्लास 11th के जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब पता नहीं मुझे ही एनटीए में ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है, मुझे मेरे सॉल्यूशन के अंदर ही एनटीए की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकी चैनल के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मेंशन क्यों नहीं करते हैं इनकी प्रॉब्लम को, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब बाद में सॉल्यूशन आता है बहुत लेट आता है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टाइम पे सॉल्यूशन कर लिया जाए तो सही रहता है। इसमें भी एक ऑप्शन में इनकी गड़बड़ है, अगर आप लोग, मैं आपको दोनों ही पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, कि ऑनलाइन भी क्या बोल रहा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो है, आप कंपेयर कर लेना कि कौन सा बेटर है। ठीक है, हाँ जी, तो एक रिएक्शन दे रखी है हमारे पास में, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमारा प्रेशर अप्लाई होता है, डबल कर लिया जाता है, तो क्या चीज इसके अंदर चेंज होगी। तो देखो प्रेशर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हमारे क्या है, 4 है, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हमारे पास में कितना है, 2 है, तो 4 से 2 की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होती है हमारी, यानी रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ये होगा। अब पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज होती है, तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट इंक्रीज नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हालांकि एनटीए ने ऑप्शन में इसको सही स्टेटमेंट माना है, मेरी बात यहीं पर आ रही है कि इन्होंने इसको सही कैसे माना है। जब मैंने कुछ चेक किया, कुछ नेट पे जाके देखा, तो भी वो भी इसको सही बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑर्गेनिक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, फिजिकल मेरा एक अदर पॉइंट में आता है, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। ठीक है, बाकी ने तो मेंशन ही नहीं किया सॉल्यूशन, इवन तो अभी तक तो जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो तब तक तो मेंशन भी नहीं हुए, और जिन्होंने मेंशन किए उन्होंने ये बोल दिया है कि कंसंट्रेशन, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की बढ़ रही है, उनका एक्सक्यूज सभी का ये है। ठीक है, हाँ हो सकता है मेरा एक्सक्यूज गलत हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को, मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। बी वाला देखते हैं कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो तो हो ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है या मोड ऑफ रिएक्शन से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने आंसर दे रखा है अपना एनटीए ने ये वाला, जबकि मैं मानता हूँ यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11th का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां से लिया हुआ है। ठीक है, जो बोहर मॉडल है वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और प्लॉट करना हमें ग्राफ किसके में, ई और जेड के बीच में। अगर आप ई इज इक्वल टू होता हमारा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप एक बार चारों ग्राफ देख लो, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ है, आपको इनमें से सही आंसर कौन सा लग रहा है वो चेक कर लीजिए। हो गया, अब आपको दिख रहा है कि ये जेड स्क्वायर है, दोनों प्रोपोर्शन है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता इस तरह से तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ बढ़ता, इधर का जेड होता है, इधर हमारा ई होता, तो बट माइनस का साइन है। ठीक है, तो वैल्यू ओबेसी बात है कि ई की वैल्यू कहाँ आएगी, माइनस में आएगी, तो इस बार क्या होगा, हमारा ई की वैल्यू ये दे रखी, प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरफ आएगा, तो ये सही होगा, उनसे कौन सा हो सकता है हमारा फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट से लिया हुआ है। सीधा स्टेटमेंट है, आप लोग जानते हैं
कि किसी भी छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि उसमें वेव नेचर भी होता है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है हमारा, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्रेरी प्रिसिशन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि हम एक साथ में मोमेंटम और उसकी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इसकी इक्वेशन भी उन्होंने दे रखी थी। इक्वेशन हमारे पास में क्या थी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन किस में, हमारे मोमेंटम है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा हमारा h अपॉन 4 पाई। अगले में बोल रहा है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम उसकी पोजीशन को की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम को हम सेम कर दें, ठीक है, तो अगर हम सेम कर देते हैं तो बोल रहा है देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं। तो अगर दोनों को सेम कर रखा है तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी स्क्वायर हो चुका हमारे पास में, और डेल्टा पी स्क्वायर हो चुका है, यानी कि एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर h अपॉन 4 पाई। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार नीट के पीवाईक्यू में भी पूछा गया था। ठीक है ना, सेम बस उसको ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पर। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट उसका बस सही हमें उसका जो पहचानना था कि कौन सा उसका करेक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो अगर मैं डेल्टा वी को करता हूं तो हमारे पास में क्या आएगा, अंडर रूट h अपॉन पाई इंटू में क्या आएगा हमारा 2m आ जाएगा। अब चेक करना है क्या ऐसा हमारा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है हमारा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। ड्रग एक्स बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन। कोई ड्रग है, अगर वो हमारा 50% डिकम्पोज हो जाती है ना, तो वो इनइफेक्टिव होती है, मतलब उसकी कोई मतलब रहेगा नहीं, मतलब समझ सकते हो कि वो एक्सपायर हो चुकी है हमारे पास में, है ना, इसके बाद में वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, द ओरिजिनल कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ बॉटल वाज 16 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, विच बिकम 4 मिलीग्राम पर ml इन 12 मंथ। तो बता रहा है कि 16 से अगर उसको 4 बनना है, यानी कि इनइफेक्टिव हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें उसको 12 महीने लग रहे हैं। द एक्सपायरी टाइम ऑफ द ड्रग इन मंथ इज, क्या है बताना है। अज्यूम दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। करना क्या पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसका रेट कांस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। एंड रेट कांस्टेंट के बाद में इसको 50% कंसंट्रेशन पे लेकर वहां पे इसका टी को फाइंड कर लोगे तो इसका एक्सपायरी टाइम आ जाएगा। आगे बस हमें पहले हम इस डेटा से हम क्या निकालेंगे, के को फाइंड करते हैं, पहले ये करते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है हमारा 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा हमारा टी, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। तो के इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 2.303 12 मंथ log, ऊपर में कितना आएगा हमारा कंसंट्रेशन 16 है, नीचे 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा log 4, और log 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2.303.6020 अपॉन में 12। इसको ऐसे रहने दो, आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब एक्सपायरी टाइम निकालना हमें, है ना, और एक्सपायरी टाइम जो होता है हमारा वो होता है हमारा 50% पर। ठीक है, एक्सपायरी टाइम निकालना है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे t इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 2.303, यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा हो सकता है हमारे पास में, है ना। और आप ऐसा नहीं करो तो आप इसको हाफ लाइफ से भी तो निकाल सकते हो इसको। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का जो हाफ लाइफ होता है वो हमारा क्या होता है 0.693 अपॉन में क्या आएगा हमारा के आ गया, और 0.693 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2.303
इंटू में 0.6020 इंटू में कितना है हमारा पास में 12 आया है। ठीक है, अगर आप इस वाली वैल्यू को सोल्व कर दोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको अगर 6 बना दिया तो ये हमारे पास में होगा 0.3020 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हमारे पास में, ये होता है, डिराइव किया होगा पता होगा। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 6 मंथ आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, और ये हमारे पास में इसका 6 मंथ इसकी एक्सपायरी टाइम हो गया जो इसने पूछा गया था। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स से है, स्पेशली थर्मोकेमिस्ट्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ हीट दे रखी है कि डायमंड से ग्रेफाइट में एक्स हीट लग रही है। डायमंड का अगर कंबशन करोगे तो CO2 निकलेगी, ग्रेफाइट की कंबशन करोगे CO2 निकलेगी, तो उनकी हीट Y और Z होगी। इनका सही रिलेशन बनाना है। अच्छा काम करते, मुझे डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है ऐसा मान लेते, तो उसकी हीट क्या हमारी X है। ठीक है, तो उसके लिए सही इक्वेशन जो करनी पड़ेगी, मुझे डायमंड को यहीं रखना है, तो एक काम करते हैं हम X डायमंड प्लस O2 से क्या बना हमारा CO2, तो वो हमारा क्या दे रहा है Y हीट दे रहा है। और अब मुझे डायमंड से ग्रेफाइट बनाना, ग्रेफाइट को हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे CO2, ठीक है, से बनेगा हमारा क्या ग्रेफाइट प्लस O2, ये अगर हम लेंगे तो इसके लिए हीट कितनी हो जाएगी हमारे माइनस हो जाएगी, Z है, ये तो चला गया तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 से क्या CO2 गया हमारा, O2 से गया O2 गया, तो डायमंड से ग्रेफाइट में हमें कितनी हीट लग रही है जो कि हमारा क्या है X है, उसके लिए जरूरत कितनी पड़ रही है हमारे पास में Y माइनस Z की जरूरत पड़ रही है ना। तो X इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा Y माइनस Z, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा।